अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के उपस्थित हुई हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था गृह प्रबंधन में धन व्यवस्थापन के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। उसी कड़ी में पहला प्रश्न है, इस चेक से कोई भी व्यक्ति धन प्राप्त कर सकता है जिसके पास चेक होगा। ये प्रश्न ये पूछना चाह रहा है कि ऐसा कौन सा चेक है जिसको ले जाने वाला कोई भी व्यक्ति धन का भुगतान बैंक से करवा सकता है। आदेशक चेक, वाहक चेक, रेखण चेक या फिर निसार चेक। तो इसका सही उत्तर है वाहक चेक। वाहक चेक को ही हम लोग बेयरर चेक भी कहते हैं। बेयरर चेक सबसे ज़्यादा खतरनाक चेक माना जाता है। यदि किसी कारणवश यह चेक खो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, तो वह धनराशि वह व्यक्ति भी निकाल सकता है, भले ही उसको बैंक जानता हो या चेक देने वाला जानता हो या न जानता हो। अगला प्रश्न है, किस चेक में प्राप्तकर्ता के सम्मुख अथवा वाहक लिखा होता है। वाहक चेक, आदेशक चेक, रेखण चेक या फिर कोरा चेक। तो इसमें वाहक चेक ऐसा चेक है जिसके प्राप्तकर्ता के आगे सम्मुख अथवा वाहक लिखा होता है। अगला प्रश्न है, इस चेक में अथवा वाहक शब्द काट कर अथवा आदेशक शब्द लिखा जाता है। ऐसा कौन सा चेक है जिसके आगे वाहक या बेयरर काट के आदेशक लिखा जाता है। तो वाहक चेक, आदेशक चेक, कोरा चेक, इनमें से कोई नहीं। नाम से स्पष्ट है कि ये चेक कौन सा होगा, आदेशक चेक होगा। अगला प्रश्न है, आदेशक चेक का भुगतान कहाँ होता है, किसको होता है। प्राप्तकर्ता को ही होता है, उस व्यक्ति को जिसके नाम चेक होता है, किसी को नहीं होता, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर ए और बी दोनों होगा। प्राप्तकर्ता को ही होता है, उस व्यक्ति को जिसके नाम चेक होता है। तो ये दोनों की केवल लैंग्वेज बदली हुई है और बाकी दोनों के कहने का मतलब एक ही है। अगला प्रश्न है, इस चेक में धनराशि अंकित नहीं होती। प्राप्तकर्ता इच्छानुसार जितना धन चाहे उतना धन बैंक से निकाल सकता है। निसार चेक, कोरा चेक, रेखण चेक, यात्री चेक। तो इनमें से कोरा चेक जो है, इस चेक से जो प्राप्त करता है अपने मन मर्जी के मुताबिक धनराशि निकाल सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना होगा कि जितनी धनराशि वो भर रहा है, चेक देने वाले के खाते में उस धनराशि से ज़्यादा धनराशि ही मौजूद होनी चाहिए, अन्यथा बैंक उस धन का भुगतान करने से मना कर देगा। अगला प्रश्न है, जो चेक बैंक द्वारा यात्री को प्रदान किया जाता है उसे कहते हैं यात्री चेक। अगला प्रश्न है, जिस चेक से चेक का धन इश्यू करने की तिथि से 6 माह की अवधि तक प्राप्त नहीं किया जाता है उसे कहते हैं निसार चेक। इस प्रश्न का मतलब ये है कि कुछ चेक ऐसे होते हैं जो जारी करने की तिथि से लेकर के 6 महीने तक उसका भुगतान किया जा सकता है। तो ऐसे चेक का भुगतान अगर 6 महीने के अंदर नहीं किया गया है तो उस चेक को हम कहते हैं निसार चेक। अगला प्रश्न है, क्रॉस चेक कितने प्रकार के होते हैं। क्रॉस चेक 2 प्रकार के होते हैं। इस चेक की धनराशि का प्राप्तकर्ता को नगद भुगतान नहीं किया जाता। प्राप्तकर्ता अपने या अन्य किसी व्यक्ति के खाते में इसे जमा कर सकता है। आदेशक चेक, वाहक चेक, क्रॉस चेक, इनमें से कोई नहीं। क्रॉस चेक, इसी को हम हिंदी में कहते हैं रेखांकित चेक। ये सारे चेकों में सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक है। इसलिए सुरक्षित है कि इसमें धन का नगद भुगतान नहीं किया जाता है, बल्कि जो व्यक्ति इस चेक को लेकर के आता है उस चेक धारक व्यक्ति के खाते में धन ट्रांसफ़र किया जाता है, ना कि उसके हाथ में नगद दिया जाता है। इसलिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित चेक होता है। किस चेक में 2 समांतर रेखाएं खींची रहती हैं। तो क्रॉस चेक को ही कहते हैं रेखांकित चेक। रेखांकित चेक में 2 समांतर रेखाएं खींची रहती हैं। अगला प्रश्न है, यदि चेक पर कोई तिथि अंकित हो तो ऐसे चेक पर उस तिथि से 6 माह की अवधि में धन निकाला जा सकता है। तो उस चेक को कहते हैं पूर्ण तिथीय चेक। अगला प्रश्न है, यदि चेक पर भविष्य की कोई तिथि अंकित कर दी गई हो तो उस तिथि के बाद ही धन निकाला जा सकता है। तो ऐसे चेक को कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा चेक है जिसमें भविष्य की कोई एक डेट लिखी जाती है, उस डेट के पहले आप धन का भुगतान नहीं करा सकते हैं
उस तिथि को या उस तिथि के बाद ही उस पैसे का भुगतान कराया जा सकता है। तो इस चेक को हम लोग कहते हैं उत्तर तिथीय चेक। जिस चेक का भुगतान बैंक नहीं करता उसे क्या कहते हैं? जिस चेक का भुगतान बैंक नहीं करता उसको हम कहते हैं अप्रतिष्ठित चेक। अप्रतिष्ठित चेक किसे कहते हैं? तो जितने भी कटे फटे चेक हैं या फिर जिन चेक में ओवर राइटिंग हुई है या फिर जिस चेक में जो चेक देने वाला है उसके हस्ताक्षर बैंक में जो नमूना हस्ताक्षर है उससे मैच ना कर रहा हो, तो विकृत चेक, ये सारे चेक अप्रतिष्ठित चेक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है कटे फटे चेक को कहते हैं। कटे फटे चेक को हम लोग कहते हैं विकृत चेक। एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है जिस कार्ड द्वारा मशीन के माध्यम से गुप्त कोड के द्वारा धन निकाला जाता है उसे कहते हैं। तो ये बहुत आसान प्रश्न है। एटीएम के द्वारा हम गुप्त कोड के द्वारा धन निकाल सकते हैं। इस खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है उसे कहते हैं सावधि जमा खाता। इस खाते से सप्ताह में चाहे जितनी बार धन निकाला जाए या जमा किया जाए, ऐसे खाते को क्या कहते हैं? ऐसे खाते को चालू खाता, सावधि खाता, बचत खाता या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे खाते को हम चालू खाता कहते हैं। और चालू खाता सामान्यतः व्यापारियों का होता है जिनको जो दिन में कई बार पैसे जमा कर सकते हैं, कई बार निकाल सकते हैं, सप्ताह में कितनी बार भी पैसा वो निकाल सकते हैं और पैसे को जमा कर सकते हैं। सामान्यतः हम ये भूल कर लेते हैं कि अपने बचत खाते को हम लोग कहते हैं चालू खाता, जबकि एक्चुअल में जो चालू खाता होता है वो केवल व्यापारियों के लिए होता है, हम लोगों के लिए चालू खाता नहीं होता है। अगला प्रश्न है इस योजना की विशेषता यह है कि इसमें हर माह एक छोटी रकम निर्धारित अवधि तक जमा करनी पड़ती है। इसे हम कहते हैं आवृत्ति जमा योजना। डाकघर की विभिन्न योजनाएं हैं बचत खाता, 5 वर्षीय आवृत्ति जमा खाता, 15 वर्षीय लोक भविष्य निधि खाता या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों खाते हैं ये सारी डाकघर की योजनाएं हैं। अगला प्रश्न है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना कब शुरू हुई? वरिष्ठ नागरिक बचत योजना सन 2004 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष सबसे पहले 1975 में मनाया गया था। जीवन बीमा निगम ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में महिलाओं के कल्याण के लिए एक पॉलिसी का शुभारंभ किया जिसका नाम है गृहलक्ष्मी, गृह स्वामिनी, गृह बंदिनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गृहलक्ष्मी। बंदोबस्ती बीमा होती है लाभ रहित, लाभ सहित या फिर दोनों? तो इसका सही उत्तर है लाभ रहित और लाभ सहित भी। अगला प्रश्न है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की 5 वर्ष की उम्र तक की लड़कियों के लिए चलाई गई विशेष योजना का नाम है राज्य लक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, धनलक्ष्मी या फिर महालक्ष्मी? इसका सही उत्तर है राज्य लक्ष्मी। अगला प्रश्न है परिवार का मौलिक एवं सार्वभौमिक कार्य है आय का प्रबंधन, मनोरंजन, संतानोत्पत्ति या फिर सामाजिकरण? तो परिवार का मौलिक और सार्वभौमिक कार्य है संतानोत्पत्ति। अगला प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र का प्रारंभ होता है विवाह के पश्चात, बच्चों के जन्म के साथ, वृद्धावस्था में या फिर किशोरावस्था में? इसका सही उत्तर है विवाह के बाद। अगला प्रश्न है परिवार का निर्माण, समायोजन तथा संतानोत्पत्ति में 3 पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्था की उपअवस्थाएं हैं? तो ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, तीनों उपअवस्थाएं, ये प्रारंभिक अवस्था की ही उपअवस्थाएं हैं। तो इसका सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न है पारिवारिक जीवन चक्र को किस विद्वान ने प्रमुख 3 सोपानों में विभक्त किया है? इसका सही उत्तर है बिगलो ने। पारिवारिक जीवन चक्र जो होता है ये मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रारंभिक अवस्था, दूसरा विस्तृत अवस्था, तीसरी संकुचित अवस्था। तो इसको बांटा है 3 सोपानों में बिगलो ने। अगला प्रश्न है बजट का प्रकार है संतुलित बजट, संदेश बजट, बीमा बजट या फिर औसत बजट? तो बजट का इसमें ये दोनों प्रकार हो सकते हैं, औसत बजट भी और संतुलित बजट भी। तो इसमें से दोनों उत्तर सही हैं। अगला प्रश्न है आरंभिक अवस्था, आर्थिक पुनर्व्यवस्था की अवस्था तथा सेवानिवृत्ति की अवस्था ये पारिवारिक जीवन चक्र की किस अवस्थाओं की उपअवस्थाएं हैं? तो ये तीनों उपअवस्थाएं संकुचित अवस्था की उपअवस्थाएं हैं। इसको ही हम खाली घोंसले की अवस्था भी कहते हैं।
अगला प्रश्न है व्यय का प्रकार नहीं है। निर्धारित व्यय, अनिर्धारित व्यय, आकस्मिक व्यय, अर्धनिर्धारित व्यय। तो इसमें अनिर्धारित व्यय का प्रकार नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम अवस्था में दीर्घकालीन लक्ष्य, कार्य की आदतें, उत्तरदायित्व का विभाजन और अन्य प्रारूप निर्धारित किए जाते हैं। परिवार के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन है ग्रास एवं क्रेंडल का। अगला प्रश्न है परिवार का निर्माण होता है प्रेम द्वारा, स्नेह द्वारा, विवाह द्वारा या फिर सहयोग द्वारा। तो परिवार का निर्माण होता है विवाह के द्वारा। पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था में परिवार हो जाता है विशाल, संकुचित, विस्तृत या फिर अधिक। तो पारिवारिक जीवन चक्र की तीसरी अवस्था में परिवार संकुचित हो जाता है, यानी कि ये खाली घोंसले की अवस्था हो जाता है। यानी इसमें खाली घोंसले की अवस्था इसलिए कहा जाता है कि जितने जो बच्चे होते हैं वो सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाते हैं, अंत में फिर से बूढ़े पति पत्नी अकेले बच जाते हैं। इसलिए संकुचित परिवार को ही हम खाली घोंसले की अवस्था भी कहते हैं। अगला है सामान्य भविष्य निधि योजना को कब से अनिवार्य कर दिया गया? सामान्य भविष्य निधि योजना को 1965 में अनिवार्य कर दिया गया। एक व्यक्ति के लिए सबसे असुरक्षित चेक होता है यात्री चेक, अकाउंट पेयी चेक, वाहक चेक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक, सबसे ज़्यादा असुरक्षित चेक होता है वाहक चेक, बियरर चेक। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टिकोण से निम्न में से कौन अन्य से भिन्न है? राष्ट्रीय बचत पत्र, इंदिरा विकास पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि या फिर इनमें से सभी। तो व्यक्ति को कर से राहत दिलाने की दृष्टि से सार्वजनिक भविष्य निधि उपयुक्त नहीं है, जबकि राष्ट्रीय बचत पत्र यानी कि NSC और इंदिरा विकास पत्र ये दोनों ही कर से राहत दिलाते हैं। बाकी सार्वजनिक भविष्य निधि कर से राहत नहीं दिलाता। अगला प्रश्न है किस बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है? भारतीय रिजर्व बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो हम पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोल सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोल सकते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा में खोल सकते हैं, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत खाता नहीं खोल सकता है। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकों में कौन सा बैंक बड़ा है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर यूनियन बैंक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय स्टेट बैंक। ये चारों बैंकों में सबसे बड़ा बैंक है। अगला प्रश्न है परिवार वह मौलिक और सार्वभौमिक संस्था है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो यह परिभाषा दी है बीसेंज और बीसेंज ने। अगला प्रश्न है परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें संयमित, सीमित और सामाजिक नियमों के द्वारा नियंत्रित यौन संबंधों का निर्वाह होता है। यह परिभाषा किसने दी है? ये परिवार की बहुत फेमस परिभाषा है और इसको सभी लोग जानते होंगे कि मैकाइवर एवं पेज ने इस परिभाषा को दिया है। अगला प्रश्न है परिवार की संपूर्ण व्यवस्था का संचालन निर्भर करता है। परिवार का संपूर्ण व्यवस्था का संचालन निर्भर करता है धन पर। अगर धन नहीं होगा तो फिर कोई भी परिवार की व्यवस्था नहीं चल पाएगी। इसलिए धन परिवार की संपूर्ण व्यवस्था के संचालन के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है हमारा पारिवारिक आय मुद्रा, वस्तुओं, सेवाओं तथा संतोष का प्रवाह है जो परिवार के अधिकार में आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को पूर्ण करने एवं उत्तरदायित्व के निर्वाह हेतु आता है। यह कथन किसने कहा है? ये कथन कहा है ग्रास एवं क्रेंडल ने। फिर अगला प्रश्न है हमारा बैंक का कार्य नहीं है। बैंक का कार्य नहीं है जनता का धन जमा करना, ऋण प्रदान करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बैंक का कार्य इनमें से दोनों है, जनता का धन जमा करना भी है और ऋण प्रदान करना भी है। इसलिए इन डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें पूछना नहीं है तो हमको बताना है नहीं, तो इसमें धन जमा करना भी बैंक का कार्य है और ऋण प्रदान करना भी बैंक का कार्य है, इसलिए इसमें डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है वर्तमान आय का वर्तमान उपभोग व्यय पर आधिक्य को बचत कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है J.M. केन्ज का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक आय नहीं है? वस्तुएं, सेवाएं, मुद्रा या फिर पुश्तैनी संपत्ति। तो इसमें से मुद्रा जो है ये वास्तविक आय नहीं है, बाकी वस्तुएं, सेवाएं और पुश्तैनी संपत्ति ये तीनों वास्तविक आय हैं। अगला प्रश्न है परिवार की
आय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं परिवार की कुल आय, परिवार का स्वरूप, परिवार की आवश्यक व्यय। तो इनमें से तीनों ही परिवार की आय को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, इसलिए इसमें उत्तर डी सही है। परिवार को विभिन्न साधनों से जो आय प्राप्त होती है उस आय को कितना तथा किस प्रकार खर्च किया जाता है वह कहलाता है व्यय। आयकर, मकान किराया, बीमा शुल्क, प्रोविडेंट फंड आदि कहलाते हैं निर्धारित व्यय, असीमित व्यय, अर्धनिर्धारित व्यय या फिर अनियमित व्यय। तो इनको कहते हैं हम अनिर्धारित व्यय, क्योंकि ऐसे व्यय हमको करने ही पड़ते हैं। आयकर हो या मकान का किराया हो, बीमा का शुल्क हो या प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ, ये जो है ये व्यय हमको करना ही पड़ता है। इस वजह से आयकर, मकान किराया, बीमा शुल्क, प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ ये निर्धारित व्यय है, निश्चित व्यय है। कहने का मतलब ये है। इस प्रकार के व्यय पूर्णतया निश्चित नहीं होते। इस वर्ग के अंतर्गत वे व्यय आते हैं जिनका किया जाना अनिवार्य होता है, जैसे भोजन, वस्त्र आदि पर होने वाला व्यय, ये कहलाते हैं अर्धनिर्धारित व्यय। तो हमको ये निश्चित नहीं होता है कि भोजन पे कितना व्यय हो जाएगा। एक अनुमानित मतलब रहता है कि भोजन पे इतना व्यय हो सकता है, लेकिन निश्चित नहीं होता है। कभी मान लीजिए बीच में कोई शादी पार्टी या फिर कोई मुंडन वगैरह, कोई संस्कार वगैरह हो जाए तो उसमें हमको अतिरिक्त भोजन पे पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। तो ये कोई निश्चित नहीं होता, ना ही वस्त्रों पर जो व्यय किया जाता है वही निश्चित होता है। तो इसलिए ये अर्धनिश्चित व्यय के अंतर्गत आएंगे। जबकि वो आयकर है, मकान का किराया, बीमा शुल्क है, बच्चों की फीस है, ये सारे निर्धारित या निश्चित व्यय हैं। अगला प्रश्न है, मनोरंजन, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों पर तथा विलासिता की वस्तुओं पर किया जाने वाला व्यय कहलाता है अनिर्धारित व्यय तथा अन्य व्यय कहलाता है। ये किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के व्यवस्थित ब्यौरे को कहते हैं। किसी कुटुंब की किसी विशेष अवधि में होने वाली आय और व्यय के विस्तृत ब्यौरे को हम बजट कहते हैं। हम बजट कहते हैं इसको। पारिवारिक बजट कहते हैं, ये बजट कहते हैं, दोनों उत्तर सही हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, बजट या पारिवारिक बजट। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, परिवार की आय तथा व्यय के ब्यौरे का आज की स्थितियों में सही ज्ञान कराने वाले बजट को कहते हैं। इसको कहते हैं प्रमाणिक या आदर्श बजट। अगला प्रश्न है, वह कौन सा बजट है जिसमें न्यूनतम धन खर्च करके अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति हो सके तथा बचत को भी महत्व दिया जा सके। पूर्ण बजट, आंशिक बजट, प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट ऐसा बजट है जिसमें न्यूनतम धनराशि खर्च करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जाती है तथा बचत को भी महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा बजट विभिन्न परिवारों की कुल आय तथा उपभोग की गई वस्तुओं पर किए गए व्यय का औसत निकाल कर बनाया जाता है। तो ये बजट है औसत बजट। अगला प्रश्न है, जब बजट में दैनिक जीवन के छोटे छोटे खर्चों का पूर्ण विवरण न देकर बड़े खर्चों की ही योजना प्रस्तुत की जाती है तो उसे कहते हैं आंशिक बजट। यानी जो बड़े बड़े खर्चे हैं जो उंगलियों पे गिने जा सकें, ऐसे खर्चों से बनाया जाने वाला बजट कहलाता है आंशिक बजट। जबकि जो पूर्ण बजट होता है, पूर्ण बजट में एक एक चीज़, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। लेकिन आंशिक बजट में जो बहुत जो से बड़े खर्चे हैं जिनको हम सहजता से अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमको जल्दी से याद भी हो जाता है कि हमने यहाँ खर्च किया, उसी का बजट बनाना ही आंशिक बजट कहलाता है। फिर अगला है प्रश्न, जब बजट में छोटे बड़े सभी खर्चों का विस्तृत विवरण होता है तब हम उसे कहते हैं पूर्ण बजट, जिसमें एक एक चीज़ का, एक एक पैसे का हिसाब किताब किया जाता है। तो ऐसे बजट को हम कहते हैं पूर्ण बजट। परिवार की मासिक आय में से दैनिक व्यय निकालने के बाद जो धनराशि बचती है उसे कहते हैं बचत। घर के लेखा जोखा को रखने वाले का प्रमुख तरीका है कैश बुक। कैश बुक के बाईं ओर के भाग को कहते हैं जमा पक्ष। कैश बुक के दाईं ओर के भाग को कहते हैं नाम पक्ष। बाईं ओर के भाग को कहते हैं जमा पक्ष और दाईं ओर के भाग को कहते हैं नाम पक्ष। जमा पक्ष में कितने कॉलम होते हैं? तो जमा पक्ष में 4 कॉलम होते हैं। जमा पक्ष में 4 कॉलम होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, उन सभी रकमों का विवरण जो परिवार में आय के रूप में आधी है अंकित की जाती है
उसको हम कहते हैं जमा पक्ष में, उसको हम रखते हैं जमा पक्ष में। अगला प्रश्न है, जो धनराशि व्यय की जाए, किसी को उधार दी जाए, दान की जाए, बैंक में जमा की जाए या बीमा किस्त के रूप में भुगतान की जाए, उसे कैश बुक को किस पक्ष में अंकित करना चाहिए? तो इसको हमें अंकित करना चाहिए कैश बुक के नाम पक्ष में। अगला प्रश्न है, परिवार के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने का उपाय है परिवार की आय में वृद्धि करना, उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण व्यय करना, आ एवं ब दोनों। तो इसका उत्तर सही है आ और ब दोनों। परिवार की आय में वृद्धि करना भी है और उपलब्ध आय का विवेकपूर्ण व्यय करना भी है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा है, धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार की आय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका सामान्य उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है। ये कथन है निखिल और डार्सी का। अगला प्रश्न है, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निश्चित व्यय का लेखा जोखा है। किसकी परिभाषा है? ये परिभाषा है क्रेश एवं रग की। क्या बनाने से भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है? बजट बनाने से हमको भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है और बचत भी हो जाती है। इस विधि में एक व्यक्ति सामान्यतः पति और पत्नी आय पर पूरा नियंत्रण रखते हैं और जैसे जैसे आवश्यकता सामने आती है वैसे वैसे उस पर व्यय किया जाता है। इसको हम कहते हैं हस्तमुक्त विधि। यह वह विधि है जिसमें कुल आय और व्यय दो बराबर भागों में बांट दिया जाता है। आधी आय को पति द्वारा और आधी आय को पत्नी द्वारा व्यय किया जाता है। तो इस विधि को हम कहते हैं बराबर बराबर विधि। इस विधि में पारिवारिक व्यय कुल आय में से किए जाते हैं और बची हुई आय को पति और पत्नी में बराबर विभाजित कर दिया जाता है। तो इस आय को हम कहते हैं समान वेतन विधि। अगला प्रश्न है, बजट बनाने के कितने चरण होते हैं? बजट बनाने के 3 चरण होते हैं। ये चरण हमको अगले क्वेश्चन में देखने को मिल जाएंगे। बजट बनाने के चरण हैं आय का अनुमान लगाना, व्यय का अनुमान लगाना, आय और व्यय में संतुलन स्थापित करना। तो ये तीनों ही बजट बनाने के चरण हैं। इसलिए बजट बनाने के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। डॉक्टर एंजिल ने बजट के अनुसार परिवार को कितने वर्गों में बांटा है? डॉक्टर एंजिल ने बजट के अनुसार परिवार को 3 वर्गों में बांटा है, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। इनमें से कौन सा कथन एंजिल के अनुसार नहीं है? जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत व्यय घटता जाता है। आय घटने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय ज़्यादा हो जाता है। आय घटने पर भोजन पर प्रतिशत व्यय घट जाता है। तो इसमें पहला वाला और जो है डी वाला, ये बी वाला और सी वाला, ये दोनों नहीं है। बाकी पहला इनका कथन सही है कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है वैसे वैसे भोजन पर जो व्यय का प्रतिशत है वो घटता जाता है। आय घटने पर विलासी वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय ज़्यादा हो जाता है, ये वाला, और आय घटने पर भोजन पर प्रतिशत व्यय घट जाता है। ये दोनों ही गलत हैं, एंजिल के अनुसार ये नियम नहीं है। अगला है, पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। पारिवारिक बचत को निर्धारित करने वाला तत्व बचत करने की आवश्यकता, बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता। तो बचत करने की इच्छा, बचत करने की सुविधा, बचत करने की योग्यता पारिवारिक बचत के निर्धारित तत्व हैं। बचत करने की आवश्यकता ये बचत को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। प्रत्यक्ष आय का साधन नहीं है। प्रत्यक्ष आय का साधन वेतन नहीं है। प्रत्यक्ष आय जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी है, प्रत्यक्ष आय 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष आय वास्तविक आय का एक प्रकार है। अप्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष आय वास्तविक आय का एक प्रकार है जिसमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि इसमें ये होता है कि प्रत्यक्ष आय में पैसा खर्च भी नहीं करना पड़ता है और सारी सुख सुविधाएं मिल जाती हैं। जैसे कोई अधिकारी हो गया, कोई एमएलए हो गया, तो इनको तो पेमेंट मिलती है। पेमेंट मिलने के साथ साथ घर भी मिलता है, घर में सारी सुविधाएं मिलती है, खाना बनाने वाली मिलती है, कपड़ा धुलाई करने की सुविधाएं मिलती है। तो ये जो सारी सुविधाएं होती हैं ये सारी प्रत्यक्ष आय का साधन होती हैं। तो इसमें वेतन नहीं आएगा, शिक्षा की सुविधाएं इसमें आ जाएगा, चिकित्सा सुविधाएं आ जाएगी, भवन सुविधाएं आ जाएंगी इसमें। अगला है, व्यय की विधि नहीं है। बजट बनाकर व्यय करना,
समान वेतन विधि, हस्तमुक्त विधि, अनुचित मांग की विधि। तो ए, बी और सी ये तीनों व्यय बनाने की विधि है। अनुचित मांग की विधि व्यय करने की कोई विधि नहीं है, इसलिए इसमें उत्तर होगा सही डी। परिवार की आय बढ़ाने का साधन नहीं है। लघु उद्योग, समय का मितव्ययितापूर्ण उपयोग, विवेकपूर्ण व्यय, खाली स्थान पर सब्जी उगाना। तो लघु उद्योग परिवार की आय बढ़ाने का साधन है। समय का मितव्ययितापूर्ण उपयोग करना भी आय बढ़ाने का साधन है। खाली स्थान पर सब्जी उगा करके हम सब्जी के पैसे बचा सकते हैं, तो ये भी परिवार की आय को बढ़ाने का साधन है। लेकिन अविवेकपूर्ण व्यय परिवार की आय को बढ़ाने का साधन नहीं है, बल्कि ये फालतू व्यय को बढ़ाने का साधन है। परिवार की अविवेकपूर्ण व्यय का मतलब होता है बिना सोचे समझे फिजूल खर्ची करना। परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है नियमित आय, अनियमित आय, व्यापारिक आय या फिर आर्थिक आय। तो परिवार की आय के विश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। नियमित आय जरूरी है, अनियमित आय भी जरूरी है, व्यापारिक आय भी जरूरी है, जबकि आर्थिक आय इसमें जरूरी नहीं है। आर्थिक आय के अंतर्गत ही नियमित आय आ जाती है, चाहे वो वेतन हो आपका या फिर व्यापार वगैरह से आपके जो पैसे आते हैं वो सब हो गया। वेतन मिलना नियमित आय होती है, क्योंकि हर महीने वेतन मिलता है, इसलिए वेतन को नियमित आय में हम रखते हैं। परिवार को मुद्रा के रूप में जो आमदनी निश्चित समय में प्राप्त होती है उसे कहते हैं मौद्रिक आय। मौद्रिक आय के अंतर्गत आता है, मौद्रिक आय के अंतर्गत निम्न चीज़ें आती हैं। वेतन, मजदूरी, जमीन जायदाद से मिलने वाले जो पैसे हैं या किराया, व्यापार से लाभ, ब्याज या फिर उपयुक्त सभी। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये सारी मौद्रिक आय के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, ब्याज, रॉयल्टी आदि हैं मौद्रिक आय। ब्याज में भी उनको पैसे मिलते हैं और रॉयल्टी में पैसे मिलते हैं, इसलिए ये मौद्रिक आय है। अगला प्रश्न है, किसी विशेष अवधि में प्राप्त होने वाले सामान या सेवा को कहते हैं वास्तविक आय। वास्तविक आय के अंतर्गत आती हैं निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क यातायात, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं या तीनों। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका सही है, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं, निःशुल्क यातायात। कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो आय होती है वो 3 प्रकार की होती है, मौद्रिक आय, वास्तविक आय और फिर तीसरी होती है मानसिक आय। तो ये जो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय है ये दोनों ही वास्तविक आय के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो प्रत्यक्ष आय होती है, प्रत्यक्ष आय का मतलब होता है निःशुल्क मिलने वाली सभी सुविधाएं जो होती हैं ये प्रत्यक्ष आय है। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत पैसा खर्च करने से मिलती है, यानी पैसा हमने खर्च किया, मान लीजिए हमने चाय पत्ती खरीदी तो चाय पत्ती के साथ में एक गिलास फ्री मिल गया या फिर एक चम्मच फ्री मिल गया, तो ये हमारी अप्रत्यक्ष आय हो गई। सोच समझ के पैसे को खर्च करना या कम पैसे लगा करके उपयोगी वस्तु खरीद लेना, ये सब अप्रत्यक्ष आय होती है। यानी किसी सामान का ज़्यादा चलना या फिर मितव्ययितापूर्ण व्यय करना, ये सब अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती है। और ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय दोनों ही वास्तविक आय के अंतर्गत आती है। मुख्य रूप से आय 3 प्रकार की होती है, मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। ये आय मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है मौद्रिक आय, दूसरी होती है वास्तविक आय और तीसरी होती है मानसिक आय। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आय वास्तविक आय के अंतर्गत ही आती है। वास्तविक आय कितने प्रकार की होती है? वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है। वास्तविक आय के प्रकार हैं अप्रत्यक्ष आय, प्रत्यक्ष आय, मानसिक आय या फिर ए बी दोनों। तो वास्तविक आय के 2 प्रकार, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय दोनों ही वास्तविक आय के प्रकार हैं। बजट के मुख्य घटक हैं खाना यानी कि आहार, कपड़ा, मकान, खाना, कपड़ा और मकान। तो खाना, कपड़ा और मकान ये तीनों ही बजट के मुख्य घटक हैं। प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं रसोई गार्डन से सब्जियां उगाना, पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त करना, बच्चों को पढ़ाना। तो ये तीनों ही प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति को कार्यालय से मौद्रिक आय के अतिरिक्त निःशुल्क मकान मिलता है तो यह उसकी कौन सी आय होगी? तो यह उसकी प्रत्यक्ष वास्तविक आय होगी। इसके अंतर्गत वे वस्तुएं आती हैं जिन्हें मौद्रिक आय व्यय करके उनके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्यक्ष आय, अप्रत्यक्ष आय, मानसिक आय या फिर मौद्रिक आय। अप्रत्यक्ष आय इसका सही उत्तर होगा। अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं सस्ते मूल्य पर पौष्टिक सामग्री, सस्ता एवं टिकाऊ कपड़ा,
आ एवं ब दोनों, तो इसमें दोनों ही सही है। वस्तुओं के प्रयोग से व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्राप्त होती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मानसिक आय। अगला प्रश्न है, मानसिक आय से तात्पर्य एक निश्चित समय में एक परिवार को मौद्रिक और वास्तविक आय के उपभोग से प्राप्त संतोष से। यह किसने कहा? यह कहा है ग्रास एवं क्रेंडल ने। अगला प्रश्न है, पार्क, स्कूल, सड़क, अग्नि सुरक्षा और अग्नि सुरक्षा आदि किस आय के स्रोत हैं? तो ये प्रत्यक्ष आय के स्रोत हैं, क्योंकि इसमें पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, हमको ये सुविधाएं फ्री में यानी कि निःशुल्क हमको मिलती हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष आय है। अगला प्रश्न है, मजदूर वर्ग अपनी आय का कितना प्रतिशत भोजन पर व्यय करता है? तो मजदूर वर्ग अपनी आय का सबसे ज़्यादा प्रतिशत यानी कि 60% भोजन पर व्यय करता है। अगला प्रश्न है, आय व्यय का संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? आय व्यय का संतुलन बजट बनाकर बनाया जा सकता है। आर्थिक स्थिति को उन्नतशील बनाया जा सकता है कैसे? गृह उद्योगों द्वारा, विवेकपूर्ण व्यय द्वारा, बचत एवं उचित विनियोग द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इन तीनों के द्वारा ही हम अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ उन्नतशील बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, वेतन तथा मजदूरी कहलाता है मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय या फिर उपयुक्त सभी? वेतन तथा मजदूरी ये दोनों ही मौद्रिक आय कहलाते हैं, क्योंकि दोनों में ही पैसे मिलते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछा जाता कि मानसिक श्रम करने वाले को क्या मिलता है? मानसिक श्रम करने वाले को वेतन मिलता है, और शारीरिक श्रम करने वाले को जो पैसे मिलते हैं उसको हम कहते हैं मजदूरी। पारिवारिक बजट के अध्ययन में हमें ज्ञात होता है बजट की अवधि, बचत, सदस्यों की संख्या, उपयुक्त सभी। इस तीनों चीज़ों की जानकारी हमको पारिवारिक बजट के अध्ययन से मिल जाती है। अगला प्रश्न है, बजट की प्रमुख मद नहीं है भोजन, शिक्षा, मकान या फैशन? तो इन तीनों में भोजन, शिक्षा और मकान बजट की प्रमुख मद है, फैशन इसकी मुख्य मद नहीं है। अगला प्रश्न है, मध्यम वर्गीय परिवार का अधिकतम व्यय होता है आवास पर, वस्त्र पर, शिक्षा पर या उपयुक्त सभी पर? तो इसका सही उत्तर है, ये तीनों हम कह सकते हैं। इसके पहले मैंने बताया था कि उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं था उपयुक्त सभी वाला, तो उसमें था आवास, शिक्षा, वस्त्र और ऐसे कुछ और लिखा था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से मैंने बताया था आप लोगों को वस्त्र। मध्यम वर्गीय परिवार अपने आय का अधिकतम जो व्यय होता है वो वस्त्र पे करता है, लेकिन यहाँ पे तीनों हैं तो हम तीनों उत्तर को सही मान सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार अपने कपड़े पर भी खर्च करता है ज़्यादा, और अपने मकान पर भी और शिक्षा पर भी। अगला प्रश्न है, आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। आय की कुल आय, परिवार का ढंग, व्यक्ति का व्यवसाय, ये तीनों ही आय और व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है। लेकिन कौन सा नहीं है? इसमें व्यय का ढंग, चौथा उत्तर इसका नहीं है, यानी कि आय और व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है व्यय का ढंग, इसमें चौथा उत्तर आपका सही हो गया। बजट का प्रकार नहीं है वास्तविक और सौंदर्यात्मक बजट, प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट, असंतुलित बजट या फिर औसत बजट? तो इसमें बजट का प्रकार में वास्तविक और सौंदर्यात्मक बजट का प्रकार है, प्रमाणिक अथवा आदर्श बजट भी है, औसत बजट भी है, लेकिन असंतुलित बजट का कोई भी प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, बजट निर्माण सोपान नहीं है। इस प्रश्न का ऑप्शन नहीं है कहीं पर, तो इस प्रश्न को हम यहीं पे छोड़ देते हैं। बाकी आपके गृह प्रबंधन में धन व्यवस्थापन से संबंधित 205 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। इन प्रश्नों को अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगी तो धन व्यवस्थापन से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहेगा, और परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से हल कर सकती हैं। इसमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो या जिसमें कोई आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग उस प्रश्न को क्लियर कर सकती हैं। समय मिलने पर मैं उस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को दे दूँगी। आप लोग इस वीडियो को देखिए, और देखने के बाद जो क्वेश्चन आप लोगों को सही लगे, इम्पॉर्टेंट लगे, उसको अपनी कॉपी पे या नोट्स में आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। धन्यवाद।